हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए एनर्जी लॉस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एनर्जी लॉस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल EL से, और इसका वैल्यू कितना होता है, सेक्शन 1 पर एनर्जी यानी E1 माइनस सेक्शन 2 पर एनर्जी यानी E2, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो ये जो E1 और E2 है, ठीक है, एनर्जी ली गया है, ये एनर्जी जो है ये स्पेसिफिक एनर्जी का डिफरेंस लिया गया है। वैसे तो अगर आप देखें तो ये टोटल एनर्जी है, E1 सेक्शन 1 पे टोटल एनर्जी माइनस E2 सेक्शन 2 पे टोटल एनर्जी। लेकिन जो हमारा जो चैनल है वो हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल चैनल है। जब हॉरिजॉन्टल चैनल है तो सेक्शन 1 पर जो डेटम हेड है वो सेक्शन 2 पर डेटम हेड के बराबर होगा। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक, तो बचेगा क्या, 3 टर्म होते हैं टोटल हेड में, डेटम हेड जो कि दोनों का कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर हेड जो कि ओपन चैनल फ्लो है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, मतलब सेक्शन 1 के लिए ये Y1 होगा और सेक्शन 2 के लिए ये Y2 होगा। तीसरा होता है वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड मतलब V1 स्क्वायर बाई 2G सेक्शन 1 के लिए, और सेक्शन 2 के लिए होता है V2 स्क्वायर बाई 2G। यानी यहाँ पर जो आया E1 की जगह हम लोग क्या लेंगे, Z1 भी कर ही लीजिए अगर आप डिफरेंस हो रहा हो तो। देखिए Z1 प्लस Y1 प्लस E1 स्क्वायर बाई 2G माइनस का Z2 माइनस का Y2 माइनस का V2 स्क्वायर बाई 2G। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बचे क्या, इतना। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, Q बाई Y होता है। तो V1 है तो Q बाई Y1, क्योंकि Q1 और Q2 स्मॉल में भी Q1 और Q2 बराबर हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। तो V1 की जगह हमने क्या रख दिया, Q डिवाइड बाई Y1 रख दिया। इसी तरह V2 की जगह हमने क्या रख दिया, Q डिवाइड बाई Y2 रख दिया। ओके, Y1 माइनस Y2, इससे हमने Q स्क्वायर बाई 2G Q स्क्वायर बाई 2G कॉमन लिया, बचा क्या, 1 माइनस V1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, Y1 का स्क्वायर Y2 का स्क्वायर आया, Y2 का स्क्वायर माइनस का Y1, Y2 का स्क्वायर माइनस का Y2 का स्क्वायर, Y1 का स्क्वायर। अब देखिए E1 इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो चूँकि Y1 का स्क्वायर माइनस Y2 का स्क्वायर है, इसलिए हो जाएगा Y1 माइनस Y2 Y1 प्लस Y2। और फिर अगर आप देखें तो देखिए ये Y1 माइनस Y2 और ये Y2 माइनस Y1 है। तो हम लोग कॉमन क्या ले लेते हैं, Y2 माइनस Y1 कॉमन ले लेते हैं। हमने Y2 माइनस Y1 कॉमन इसलिए लिया कि हम Y1 माइनस Y2 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होगा, चूंकि Y2 ज़्यादा है और Y1 हमारा कम है, इसलिए हमने Y2 माइनस Y1 कॉमन लिया। तो जब हमने Y2 माइनस Y1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा Q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Y2 प्लस Y1 डिवाइड बाई 2G Y1 का स्क्वायर Y2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3, देखिए इक्वेशन नंबर 3 से हमें करना क्या है, वैल्यूज़ रखनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है, मैंने बोला था ना ये वैल्यू यूज़ होगी बीच में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3, देखिए इक्वेशन नंबर 3 ये है। इक्वेशन नंबर 3 से Q स्क्वायर बाई G 2Q स्क्वायर बाई G की वैल्यू Y1 Y2 Y1 प्लस Y2 है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। जब यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए Q स्क्वायर बाई G की जगह हमने वैल्यू क्या रखी, Y1 Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाई 2, और 2G Y1 स्क्वायर Y2 का स्क्वायर ये ऑलरेडी है। तो अब देखिए ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी, Y1 प्लस Y2 Y1 प्लस Y2 Y1 प्लस Y2 Y1 प्लस Y2, ये हो जाएगा क्या, Y1 प्लस Y2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक Y1 से एक Y1 कट जाएगा, एक Y2 से एक Y2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4Y1 Y2। अब ज़रा इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। ये जो 4Y1 Y2 है, 4Y1 Y2 है, इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये पूरे में आ जाएगा 4Y1 Y2 Y2 का स्क्वायर माइनस का
4y1/2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने एक्सपेंड कर दिया, माइनस का 2 4y1/2 तो है ही, इसको और इसको 2y1/2 माइनस का 4y1/2 बचा क्या, निगेटिव का 2y1/2, ये क्या फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगेन इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा कि y2 जो है वो ज़्यादा है और y1 जो है वो कम है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वो क्या गया, y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4y1/2, और ये है हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट जो हमें इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को हमें याद करना है। ठीक, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हमें देखना है EL/y1 का वैल्यू हमें चाहिए। EL क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, और y1 क्या होता है, y1 का जो वैल्यू होता है वो हमें वैल्यू होता है कि सेक्शन 1 पर अवेलेबल डेप्थ जो होता है उसे हम लोग y1 बोलते हैं। वैसे तो ये EL/y1 कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन ये अभी यूज़ होगा बाद में, एक जगह पर यूज़ होगा, इसलिए हम इसकी वैल्यू अभी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी देखिए EL की जो वैल्यू है वो अभी अभी आपने कैलकुलेट की है, और वो कितनी मिली है हमें, y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4y1/2। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, y1 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या, y1 का क्यूब, और बचा क्या, y2/y1 माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ऊपर जो है वो क्या है, y1 का क्यूब है, तो y1 मल्टीप्लाइड बाई y1 मल्टीप्लाइड बाई y1, तो एक y1 से नीचे भी एक y1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y1 का स्क्वायर। y1 का स्क्वायर में से एक को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो बचेगा EL/y1 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचा, सिर्फ एक y1 बचा, तो एक y1 को हम लोग y2/y1 के पास भेज देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 8 है वो बचेगा। नेक्स्ट जो हमें जो सिग्निफिकेंट जो हमें रेशियो चाहिए वो क्या होता है, EL/E1 होता है, मतलब कि सेक्शन 1 पर अवेलेबल एनर्जी के कंपैरिजन में टोटल एनर्जी लॉस कितना हो चुका है वो हमारा होता है EL/E1। ठीक है, तो EL/E1 को अगर आप ऊपर नीचे दोनों में y1 का डिवाइड कर दें तो कोई गड़बड़ तो होगा नहीं, तो EL/y1 डिवाइड बाई E1/y1। ठीक है, तो EL/y1 देखिए, EL/y1 अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेट किया है, और जो नेक्स्ट बचा हमारे पास E1/y1 वो हमें कैलकुलेट करना है। तो E1 क्या होता है, सेक्शन 1 पर एनर्जी होता है, और E1 इक्वल टू y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g, तो स्पेसिफिक एनर्जी की बात हो रही है इसमें, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g, तो दोनों साइड हम लोग y1 से डिवाइड कर देते हैं, तो E1/y1 इक्वल टू बचेगा क्या, y1/y1 मतलब 1, और v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g y1। अब देखिए F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है v/√g/y, मतलब F1 हो जाएगा क्या, v1/√g y1, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा F1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई g y1। ओके, v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई g y1, मतलब कि v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई g y1, इसकी जगह हम लोग F1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बचा क्या कि E1/y1 इक्वल टू 1 प्लस F1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, अब ये इक्वेशन, इस ये जो इक्वेशन आया है ये वैल्यू हम लोग किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 9 में रख देंगे। EL/y1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से लेंगे, और E1/y1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 से लेंगे। वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रखी, तो देखिए ये वैल्यू ये हमें मिला। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है कि हमें इक्वेशन नंबर 6 देख लीजिएगा, वो ऑब्वियसली सीक्वेंट डेप्थ रेशियो है, y2/y1 का वैल्यू हमें रखना है, और सीक्वेंट डेप्थ रेशियो क्या होता है, y2/y1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट माइनस का 1 रूट 1 प्लस 8 F1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, क्योंकि देखिए वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। इसमें क्या किया है, 1/2 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है,
तो 1/2 ब्रैकेट में -1 होता था, तो माइनस का 1/2 प्लस √1 + 8 F1 का स्क्वायर में 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया पूरा y2/y1 का वैल्यू। -1 का क्यूब डिवाइड बाई 4 y2/y1 y2/y1, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2 + √1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस का 1/2 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 3/2 प्लस ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। और इसमें देखिए ये 2 से ये 2 मतलब ये बचेगा यहाँ पर 2, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखते हैं तो अगेन ये y2/y1 है, ये y2/y1 है, तो फिर से इसका वैल्यू जो है रख दिया गया है 1/2, ये एक 2 ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर जो वैल्यू आई है, ऊपर जो वैल्यू देखिए, ऊपर से भी एक वैल्यू आई है, ये देखिए, इससे हमने क्या किया 1/2 कॉमन लिया, यहाँ पर हमने 1/2 इन दोनों से कॉमन लिया, क्यूब है मतलब 1/8 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर भी 8 हो गया। ये वैल्यू एज इट इज़ रखी हुई है, 2 + F1 का स्क्वायर एज इट इज़ रखा गया है, y2/y1 की जगह हमने वैल्यू रख दी है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 3 प्लस √1 + 8 F1 का स्क्वायर का होल क्यूब 8 2 + F1 का स्क्वायर और ये वैल्यू पूरी माइनस का 1 प्लस √1 + 8 F1 का स्क्वायर। इस वैल्यू को भी ये भी एक इक्वेशन है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक दो और इक्वेशंस हैं अगर आप याद करना चाहें तो EL/y1 की वैल्यू को भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है ये वैल्यू जो है मिलेगी। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ जंप। क्लासिफिकेशन ऑफ जंप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक माना जाता है। ऐसे इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन ये कंपटीशन लेवल पे भी बहुत पूछा जाता है और ऐसे भी ये इम्पॉर्टेंट एक टर्म है और इससे काफ़ी वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी वैल्यूज़ और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 तरीके का जंप होते हैं जिन्हें हम क्लासिफाई किया गया है। और ये भी जो क्लासिफिकेशन है वो भी है ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउडे नंबर। मेनली जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउडे नंबर है, वो भी सेक्शन 1 पर फ्राउडे नंबर बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इसके साथ ही हर एक टाइप ऑफ जंप के लिए EL/E1 की वैल्यू भी प्रोवाइड की गई है। सबसे पहला जो जंप है उसे हम बोलते हैं अंडुलर जंप, और उसे किसी भी जंप को हम लोग अंडुलर जंप क्यों बोलते हैं, जब वैल्यू सेक्शन 1 पे फ्राउडे नंबर की जो वैल्यू है वो F1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा लेकिन 1.7 के बराबर या उससे कम होती है तो हम लोग उसे बोलते हैं अंडुलर जंप। और जो शेप होता है वो देखिए, जो शेप दिख रहा है आपको ये ऐसा देगा, बहुत हल्का सा जंप दिखेगा, बहुत नॉर्मल सा जंप दिखेगा। ठीक, और इसमें जो एनर्जी लॉस सेक्शन 1 के कंपैरिजन में जो एनर्जी लॉस होता है वो आपका 0% से लेकर 5% के बराबर या उससे कम होता है। ठीक, दूसरा जो टाइप ऑफ जंप होता है वो होता है वीक जंप, और वीक जंप में फ्राउडे नंबर की जो वैल्यू होती है 1.7 से ज़्यादा लेकिन 2.5 से कम होनी चाहिए। इसी तरह इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो आपका 5 से कम लेकिन 18% के बराबर या उससे कम होता है। 5 से ज़्यादा लेकिन 18% के बराबर या उससे कम होता है। इसमें देखिए जो रोलर्स हैं वो थोड़े से फॉर्म होने लगते हैं वीक जंप में, लेकिन ये भी वीक होता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीलेटिंग जंप। ऑक्सीलेटिंग जंप में फ्राउडे नंबर की जो वैल्यू होती है वो 2.5 से ज़्यादा लेकिन 4.5 से बराबर या उससे कम होती है। इस द रिलेटिव एनर्जी लॉस जो होता है EL/E1 वो 18% से ज़्यादा लेकिन 45% से कम होता है। इसमें क्या होता है, रोलर्स भी फॉर्म होते हैं सरफेस पे और इसके अलावा अंदर भी रोलर्स फॉर्म होते हैं, ऑक्सीलेटिंग जेट बोलते हैं जिन्हें। ठीक, नेक्स्ट जो है वो होता है स्टडी जंप। स्टडी जंप में क्या होता है, फ्राउडे नंबर की जो वैल्यू होती है वो 4.5 से तो ज़्यादा होती है लेकिन
9 से कम होती है। और इनमें जो रिलेटिव एनर्जी लॉस होता है वो 45% से ज़्यादा लेकिन 70% से कम होता है। इसमें जो रोलर्स फॉर्म होते हैं वो और ज़्यादा डिस्टेंस तक होते हैं, और फ्राउडे नंबर जितना ज़्यादा फ्राउडे नंबर बढ़ता जाएगा, रोलर जो हैं वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और रिलेटिव एनर्जी लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता जाता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है, फ्राउडे नंबर की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होती है। 9 से ज़्यादा कितना भी होगा तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप में इंडिकेट करते हैं। रोलर्स इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं और जो इसमें रिलेटिव एनर्जी लॉस जो है वो 70% से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो है वो अब आपको रेक्टेंगुलर चैनल में जो जंप, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लेंथ ऑफ जंप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। और अभी जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, एनर्जी लॉस, रिलेटिव एनर्जी लॉस, इन सब के लिए जो फॉर्मूले आए हैं, मतलब कि y2/y1 = 1/2 माइनस का 1 प्लस √1 + 8f1 का स्क्वायर, पहला सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला। दूसरा EL एनर्जी लॉस = y2 - y1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4 y1 y2, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट जो है, जो आपको याद रखने वाले फॉर्मूले हैं वो जंप यानी LJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए LJ का वैल्यू कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों होता है, पहले आप ये भी जानिए। सेटलिंग बेसिन क्या होता है, जैसे मैंने जब सबसे पहला जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जब मैंने हाइड्रोलिक जंप का इंट्रोडक्शन दिया था, तो फिर से आप सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर ये है, ये एक कंटेनर है, यहाँ से यहाँ हमने होल किया, वाटर यहाँ से ऐसे नीचे गया तो यहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। तो ये एरिया जहाँ पर ये सब वाटर जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, वो इतना होना चाहिए कि यहाँ से जो एनर्जी इवन लेके आ रहा है वाटर, वो इसको बियर कर पाए। तो यही एरिया नीचे जो होता है इसे हम लोग सेटलिंग बेसिन बोलते हैं। तो सेटलिंग बेसिन के लिए कितना सेटलिंग बेसिन का साइज़ रखा जाएगा, तो लेंथ ऑफ जंप जहाँ तक रहेगा वहाँ सेटलिंग बेसिन रहेगा। मतलब जहाँ तक रोलर्स फॉर्म होते रहेंगे, एनर्जी ज़्यादा रहेगी, उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका क्रॉस सेक्शन होगा, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। तो हमें LJ की वैल्यू जो है निकालनी पड़ती है। इसके अलावा LJ की वैल्यू होती क्या है, LJ का जो फिजिकल जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, द जंप इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टो ऑफ द जंप टू द सेक्शन वेयर द वाटर सरफेस लेवल्स ऑफ आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम डेप्थ। मतलब y1 और y2 के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे LJ बोलते हैं। LJ के लिए केस ध्यान रखिएगा, अभी जो आप लोग केस देख रहे हैं वो है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल। इसके लिए जो LJ की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.9 y2 - y1। लेकिन अगर फ्राउडे नंबर की वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा हो जाती है, तब इसी LJ को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 6.1 y2, क्योंकि फ्राउडे नंबर जितना बढ़ता चला जाता है डेप्थ उतनी कम होती चली जाएगी सेक्शन 1 पर, और y2 उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो y2 - y1 का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, बहुत y1 तो धीरे धीरे बहुत कम होता चला जाएगा, y1 फ्राउडे नंबर बहुत बढ़ता चला जाएगा, y1 कम होता जाएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग किसके बराबर होता जाता है, y2 के बराबर ही होता जाता है, क्योंकि y1 कम होता जा रहा है। तो हम लोग एक नियर अबाउट जब वैल्यू लेते हैं, तब सेक्शन 1 पर अगर फ्राउडे नंबर की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो LJ = 6.1 टाइम्स ऑफ y2 लेते हैं। लेकिन अगर 5 से कम होती है तो हमें 6.9 × y2 - y1 ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है, जो चीज़ें हमें सीखनी है, वो होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो देखिए स्टार्टिंग ऑफ द हाइड्रोलिक जंप और एंड ऑफ द हाइड्रोलिक जंप, यानी एट द टो एंड एट द व्हील, दोनों जगह पर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं। लेकिन चूंकि अंदर कैसा होता है, अंदर रोलर फॉर्म हो रहे होते हैं, जब अंदर रोलर फॉर्म हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा नहीं,
तो जहाँ पर रोलर्स फॉर्म हो रहे होते हैं वहाँ पर हमारा जो प्रेशर है, एक्चुअल जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से कम हो जाता है। ठीक, स्टार्टिंग और एंड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, लेकिन अंदर के कहीं पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक जो एक्चुअल में जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से कम होता है। नेक्स्ट जो आपको चीज़ सीखनी है वो क्या होता है, वाटर सरफेस का प्रोफाइल कैसा होता है। तो वाटर सरफेस का प्रोफाइल जो है वो एक्चुअल में बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रोलर्स फॉर्म हो रहे होते हैं हर जगह, हर समय पर नियर अबाउट क्या होता है चेंज हो रहा होता है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या होती है वाटर सरफेस प्रोफाइल की सेटलिंग बेसिन में, क्रॉस सेक्शन कितना देना है ये प्रोफाइल हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसा कितनी दूर तक वाटर जा रहा है, कितना हाइट पे जा रहा है, ये वाटर सरफेस का प्रोफाइल ही तो डिफाइन करता है। तो जब हमें ये सब नहीं पता होगा तो हम सेटलिंग बेसिन का हाइट जो हम लोग देंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो जब हमें वो पता होगा तो तभी हम आगे वैल्यू ले पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी प्रोफाइल। इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल जो हमें देखना है वो कुछ ऐसा है। वेलोसिटी प्रोफाइल आप लोग ज़रा देखिए। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है, देखिए एक एक चीज़, एक एक पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए जब वेलोसिटी प्रोफाइल हो रहा है तो आप लोग एक सेक्शन ले लीजिए, और उस सेक्शन पे जब आप लोग देखेंगे प्रोफाइल नीचे से बेस से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग ऊपर की साइड जाएंगे। ठीक, तो जब जस्ट एकदम बेस में रहेंगे तो जो बेस का जो पार्टिकल होगा, चूँकि बेस तो हमारा क्या है, स्टेबल है, तो जो वाटर का पार्टिकल जो बेस पे है उसकी वेलोसिटी जो है वो नो स्लिप कंडीशन की वजह से किसके बराबर हो जाएगी, बेस के बराबर ही हो जाएगी, तो हो जाएगी वेलोसिटी 0। इसीलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 0। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल जो है वो बेस से दूर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जाएगी। अगर आपको ध्यान हो तो यही केस हम लोग कहाँ डिस्कस करते थे, बाउंड्री लेयर थ्योरी में डिस्कस करते थे, FM फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में भी यही होता था कि जो बाउंड्री होती है वहाँ पे 0 होता है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। तो रोलर्स के केस में, हाइड्रोलिक जंप के केस में भी यही होता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग डेल से इंडिकेट करते हैं, और इसे हम लोग बोलते क्या हैं, बाउंड्री लेयर रीजन बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, जबकि हमारी y की वैल्यू 0 से लेकर डेल तक पहुँच जाती है, तब तक हमारा बाउंड्री लेयर रीजन हम लोग मानते हैं। बाउंड्री लेयर रीजन पे पहुंच जाने पर जो हमारी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लेते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद देखते हैं फिर आगे जाने पर क्या होने लगता है, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे, मैक्सिमम वेलोसिटी एक बार अचीव हो गई, इसके बाद वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और एक पॉइंट आता है जब वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो केस आपको दिख रहा है उसमें कैसा जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में फ्लो लिया जा रहा था। तो इसे हम लोग केस बोलते हैं, फॉरवर्ड फ्लो रीजन बोलते हैं। जबकि हमारा y का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक ना जाए, 0 से लेकर इस पॉइंट तक, जो कि इसको हम लोग ने इंडिकेट किया है YF से। मतलब कि 0 से ले y की वैल्यू 0 से लेकर YF तक के लिए फॉरवर्ड फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट ऊपर देखते हैं। एक बार वैल्यू जो है वो 0 के बराबर पहुंच गई तो उसके बाद क्या होता है, जो फ्लो होता है वो फॉरवर्ड फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब आपको लग रहा होगा जब फ्लो ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपरी रीजन में जो वैल्यू है, जो फ्लो हो रहा है वो रिवर्स कैसे होने लगा। वो इसलिए होने लगा क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जब भी ये बनाते हैं तो हम लोग यहाँ बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं ना कि रोलर है, तो ये जो रोलर वाला जो पार्ट है यही हमारा रिवर्स फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन होगा उसे हम लोग रिवर्स फ्लो बोलते हैं। और उसमें जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो जो यूजुअल फ्लो हो रहा था उसके डायरेक्शन के अपोजिट में होता है। ठीक, इतना ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए एक चीज़ और, यहाँ से लेकर जो बाउंड्री लेयर जो केस है, बाउंड्री लेयर का जो रीजन है वो जहाँ से ख़त्म होता है
वहाँ से लेकर फॉरवर्ड फ्लो तक का जो रीजन होता है उसे हम लोग फ्री मिक्सिंग जोन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाउंड्री लेयर को छोड़ दिया जाए तो बाउंड्री लेयर से फॉरवर्ड फ्लो का जो रीजन होता है पूरा, उसे हम लोग फ्री मिक्सिंग जोन भी बोलते हैं। अब अच्छा इस चीज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो निगेटिव फ्लो हो रहा होता है ये कैसे बैलेंस होता है। शुरुआत से हम एक चीज़ हमेशा बोल रहे हैं कि कैपिटल Q1 इक्वल टू कैपिटल Q2 होता है। मतलब कि सेक्शन 1 पे जो हमारा Q है सेक्शन 2 पर Q के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर तो रिवर्स फ्लो हो रहा है, मतलब निगेटिव Q भी रहेगा। तो ये चीज़ क्या होता है कि ये देखिए जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर Q बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर Q ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर जब निगेटिव Q चल रहा है तो वो टोटल Q को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इस दोनों ये जो बैलेंस होकर हमारा जो है फाइनल Q जो है वही रह जाता है, जो यहाँ से जितना चला था आगे भी हमें उतना ही मिलता है। हर एक सेक्शन पे बैलेंस रखता है, जितना फ्लो इधर की साइड से ज़्यादा जाता है उतना ही फ्लो इधर की साइड से रिवर्स फ्लो करता है। तो ये जो है ये केस, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को एक एग्जाम्पल मैं बताऊँगी इस पर। ठीक है, थैंक यू।